students, today we will study about the agricultural applications of radioisotopes. Nuclear applications in agriculture rely on the use of isotopes and radiation techniques to combat pests and diseases, increase the crop production, protect land and water resources, ensure food safety and authenticity, and increase the livestock production. तो बच्चों, रेडियो आइसोटोप्स जो है वो एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. हम जो डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स हैं, पेस्ट एंड डिजीजेस और आपका जो वाटर रिसोर्सेज, फूड सेफ्टी, इंक्रीज जो लाइफ स्टॉक प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के लिए हम जो है रेडियो आइसोटोप्स यूज़ करके और अपना एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी और हर तरह से एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं. तो सबसे पहले प्लांट न्यूट्रिशन में बच्चों हमको पता है कि हमको सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाएगी. यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर इज़ वेरी कॉस्टली and incorrect use can lead to wasted money or resources and may damage the environment. Radioisotopes are very useful in estimating the amount of phosphorus and nitrogen available in the soil, which helps to determine the amount of phosphate and nitrogen fertilizers that should be applied to the soil. Fertilizers labeled with radioactive isotopes, which are phosphorus 32 and nitrogen 15, have been used in this process to determine how much fertilizer is taken and lost to the environment by the plant. So the goal is to achieve higher grain yields by optimizing the amount of uptake from the fertilizers. तो हमको जो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, उनको हम रेडियो आइसोटोप से लेबल करके और चेक कर सकते हैं कि सॉइल में कितना फर्टिलाइज़र है और हमको कितना और फर्टिलाइज़र डालना है, जिससे कि हम अपनी जो ग्रेन यील्ड है उसको ऑप्टिमाइज कर सकें. By using the radioactive isotopes as a tag, scientists can measure the exact nutrient and water requirements of a crop in particular conditions. This is especially useful in areas when resources and water are scarce, such as in times of a drought. तो जहाँ पर पानी की बहुत प्रॉब्लम है, पानी बहुत कम क्वांटिटी में हमको मिल रहा है, स्कार्स है, ड्रॉट कंडीशंस है, वहाँ पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं और एग्जैक्ट जो न्यूट्रिएंट एंड वाटर रिक्वायरमेंट है ऑफ अ क्रॉप वो जान सकते हैं. अब बच्चों, म्यूटेशन हमें पता है म्यूटेशन प्रोसेस क्या है. इसमें हम जो है सडन चेंजेस करके और हम डिफरेंट जो म्यूटेशन ब्रीडिंग्स जो हैं करवा के क्रॉप वेराइटीज़ को डेवलप करवा सकते हैं और इसमें रेडियो आइसोटोप्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. By applying the doses of gamma or neutron irradiation, it is possible to create mutation to create crop varieties that are more disease resistant, tolerant to harsh conditions, show increased yield and have shorter growing times. Around 1800 varieties of crop plants have been developed by using radiation-induced mutation which have been economically important. तो हमको गामा रेज या न्यूट्रॉन इरेडिएशन के द्वारा हम जो क्रॉप वेराइटीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं वो मोर डिजीज़ रेसिस्टेंट है, हार्श कंडीशंस को टॉलरेट कर रही हैं और इंक्रीज यील्ड और शॉर्टर ग्रोइंग टाइम्स भी हमको मिल रहा है वेराइटीज़. तो इससे जो है बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ जो है क्रॉप प्लांट्स के लिए हम प्रिपेयर कर पा रहे हैं. तो एक ये रिवोल्यूशनरी चीज़ जो है एग्रीकल्चर के लिए रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ आया है. अब इसका अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो हंगरी में जो है एक राइस वैरायटी विच इज़ रेसिस्टेंट टू ब्लास्ट. ब्लास्ट क्या है? एक डैमेजिंग राइस डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है जो कि उसको थोड़ा सा मतलब उसकी पत्तियों को जला से देती है. तो इस प्रॉब्लम से उसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत अफेक्ट करती है. तो इसके लिए हंगरी में फ्रेंच वैरायटी ऑफ राइस को यूज़ किया गया कि उससे, क्योंकि वो जो है इस डिज़ीज़ से वो वैरायटी जो है वो उसमें नहीं लगती थी, पर ये देखा गया कि दोनों के क्लाइमेट्स में अंतर था, इसलिए हंगरी में इसको जब यूज़ किया तो मैचुरेशन जो है वो काफ़ी लेट हुआ है ना. तो अर्ली मैचुरेशन के लिए फ्रेंच सीड्स जो थे उनको इरेडिएट किया गया गामा रेडिएशन के द्वारा और ये पाया गया कि 3 वीक्स अर्लियर इसका जो है क्या हो गया, मैचुरेशन आ गया. जबकि किससे कंपेयर करें, नॉन रेडिएटेड मदर सीड से. तो इसको फिर प्रोपोगेट किया गया हंगरी में और 1976 में इसको कमर्शियल यूज मिला अंडर द नेम न्यूक्लियोराइजा.
जो यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं, जो इरेडिएशन हम गामा की दे रहे हैं, तो उसकी डोज जो है वो 10 to 100 किलो क्यूरी कोबाल्ट 60 सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं टू इरिडिएट द प्लांट्स इन क्रॉप्स पैनोरामिकली इन लार्ज एरियाज फील्ड्स टू द डोजेज ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 to 50 ग्रे. डोजेज बियॉन्ड 100 ग्रे में भी लीथल. क्रॉप इम्प्रूवमेंट, हमारा जो मुंबई में एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो भी बहुत अच्छा काम इसके लिए कर रहा है और काफ़ी वैरायटीज़ तूर की, अरहर दाल जो होती है, ग्रीन ग्राम, हरा चना, काला चना, ग्राउंडनट, जूट, राइस, इन सब के लिए उन्होंने काफ़ी वैरायटीज़ जो हैं गामा रेडिएशन से इंड्यूस करके, म्यूटेशन इंड्यूस करके और प्रिपेयर करी हैं. और जितना भी ग्राउंडनट और ब्लैक ग्राम है जो कि ग्रोन इंडिया है, वो सारा म्यूटेंट वैरायटीज़ है विच इज़ डेवलप्ड एट BARC. इसी तरह से और कंट्रीज़ में भी जो बार्ली की जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं वो भी इस तरह से प्रिपेयर की जा रही हैं फॉर द इंक्रीज ग्रेन प्रोडक्शन. अब हम नेक्स्ट देखेंगे एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ. एग्रीकल्चर में हम एनिमल जो हस्बेंड्री वाला पार्ट है उसको भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा काफ़ी जो मेजर फ्रूट प्रोडक्ट मिल रहा है वो एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल से भी मिल रहा है. तो उनकी जो हेल्थ है और प्रोडक्टिविटी है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं देश की इकोनॉमिक्स में. तो इसमें जो है nuclear and related technologies have made a difference in improving the livestock productivity, controlling and preventing transboundary animal diseases and protecting the environment. Recently, radioisotopes in the so-called radioimmunoassays have also been applied in determination of the hormonal status of farm animals and to elucidate its relation to the environment and to the psychological and nutritional condition of the animal. This rapidly developing technique may make it possible to control the reproductive performance of cattle and sheep more efficiently than has hitherto been the case. ये जो रेडियो इम्यूनो ऐसे जो टेक्निक है, इसके द्वारा जो है हार्मोनल स्टेटस जो है फार्म एनिमल्स का, उसको हम रिलेट कर देते हैं एनवायरनमेंट के साथ और साइकोलॉजिकल एंड न्यूट्रिशनल कंडीशन ऑफ द एनिमल के साथ, और हमको इससे जो है रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस जो कैटल एंड शीप का है उसको हम मोर एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकते हैं. अब बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेस्ट मैनेजमेंट. हमें पता है कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो पेस्ट से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं. वो सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को कर लेते हैं, इरिगेशन सोर्सेज कर लेते हैं, पर ये जो पेस्ट मैनेजमेंट है ये उनके लिए बहुत भारी पड़ता है. बहुत इसमें पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, पैसा लगता है, और साथ में जो हमको यील्ड मिल रही है वो भी हम पेस्टिसाइड से इन्फेक्टेड यील्ड मिल रही है, जो हमारे लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ख़राब है. तो इसके लिए भी रेडियो आइसोटोप्स ने जो है डिफरेंट मेथड्स जो हैं एडॉप्ट किए हैं जिससे कि पेस्ट को हम मैनेज कर सकें. इसका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड इज स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक, जिसमें कि स्टेरिलाइजिंग मेल इंसेक्ट्स को मतलब तैयार किया जाता है और उनको रिलीज करते हैं पेस्ट इन्फेस्टेड एरियाज में. जो मेल इंसेक्ट्स है दे आर आइसोलेटेड, वेल फेड एंड एक्सपोज टू हेवी गामा डोज एंड लेट ऑफ. द टेक्निक सप्रेसेस and gradually eliminates already established pests or prevents the introduction of invasive species and is safer for the environment and human health than conventional pesticides. Later on, mating they give rise to eggs which are the sterile, thus checking the growth of the species in the given area. तो इसमें जो sterilizing male insects है उनको हम pest infected areas में डाल देते हैं और वहाँ पर जो है वो जिनको हैवी गामा डोज दी हुई है तो वो और जो इंसेक्ट्स हैं जो कि ख़राब कर रहे हैं क्रॉप्स को, उनको वो सप्रेस कर देती हैं और ये जो स्पीशीज़ जो हैं ये क्रॉप के लिए सेफ रहती हैं. और क्योंकि स्टेराइल है तो आगे इनका जो है ग्रोथ भी नहीं हो पाता. द ग्रीन फ्लाई सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे कि ग्रीन फ्लाई जो कि ग्राउंडनट की जो क्रॉप है उसके लिए बहुत बड़ा मेनेस है तो और वायरल ट्रांसमिशन है ये. इसके लिए भी रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ किया जा रहा है. उनकी रूट्स में जो ग्राउंडनट की जो क्रॉप है उनकी रूट्स में एक सोल्यूशन 32 फॉस्फोरस का लेबल करके उसको वाटरिंग करी जाती है और फिर वो जो है लेबलिंग होने से जो ग्रीन फ्लाइज उसके ऊपर फीड करती हैं उनके नट्स के ऊपर वो जो है वो लेबल हो जाती हैं और इस तरह से these insects imbibing the activity are able to transmit the same to the next 2 or 3 generation. The habitat of these flies are thus easily located and destroyed.
अब इन ये जो हमने सॉल्यूशन डाला फास्फोरस 32 का रूट्स के अंदर, तो उससे जो नट्स निकले वो लेबल्ड मतलब निकले, और उनके ऊपर जो ये ग्रीन फ्लाई आई वो जो है उन एक्टिविटी उनमें भी इम्बाइब थी, और उनको फिर हमने इजीली लोकेट कर दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया। अब नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन एंड स्टेरिलाइजेशन। हमारी जो इकोनॉमिक्स है उसमें फूड प्रिजर्वेशन, फूड जो मार्केट है, इंडस्ट्री है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। पहले जो है हमको सिर्फ होल ग्रेन्स चाहिए होते थे, पल्सेस चाहिए होती थी, वेजिटेबल्स चाहिए होती थी, और काम चल जाता था। पर अब जब बिजी लाइफ इतनी है और लोगों के पास जो है इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा प्रोसेसिंग कर सके हर चीज़ का घर में, तो इंस्टेंट फूड जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाउस होल्ड उसमें आ गई है। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ कि जो इंस्टेंट फूड प्रिपरेशन तो हम कर लेते हैं, सारों चीज़ों के हम जो है पैक्स बना लेते हैं, पर उनको किस तरह से हम प्रिजर्व कर सकें कि उनमें बैक्टीरिया, फंगस, वायरस ये सब नहीं लगें, और उनको हम सेफ रख सकें ताकि उनको खाने से हमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम कहते हैं डिमांड फॉर इंस्टेंट फूड विच इज़ होलसम एंड विच इज़ अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ इज़ ग्रोइंग इन बोथ द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज. Food safety and quality control system need to be robust at national level to facilitate the trade of safe food and to combat the food fraud which costs the food industry up to USD 15 billion annually. It can also alleviate the world's food shortage by reducing poor harvest losses. Food irradiation can replace or drastically reduce the use of food additives and fumigants which are harmful. तो इस तरह से हमारी काफ़ी प्रॉब्लम्स अगर रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ करके हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, और तो हमारी और भी प्रॉब्लम्स जो कि फूड शॉर्टेज की है वो सब सॉल्व हो सकती है, और हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो भी काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है। As per WHO reports, about 25 to 35% of the world food production is susceptible to attack by pests, insects, bacteria and fungi, causing a great loss to the economy of the country. Food irradiation has more advantages than conventional methods. All types of radiations are not recommended for food irradiation. Only 3 types of radiation are recommended, which are cobalt-60 or cesium-137, X-rays or electron beams from particle accelerator. The food products exposed to gamma radiations from the intense controlled sources to kill pests, bacteria, insect and parasites and extend the shelf life, but also reduces the food's nutritional value somewhat by destroying the vitamin A, vitamin B1 that is thiamine, C and E. No radiation remains in the food after the treatment. तो कुछ ही वैरायटीज़ जो हैं वो फूड इरिडिएशन में यूज़ की जाती हैं, कोबाल्ट-60, cesium-137, और ये जो एक्सपोजर होता है गामा रेडिएशन से, इससे पेस्ट और बैक्टीरिया, इंसेक्ट और पैरासाइट्स ये सब किल हो जाते हैं, तो फूड की जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। पर कुछ विटामिन जो हैं इसमें ज़रूर कम हो जाते हैं, पर रेडिएशंस जो हैं वो फूड में बिल्कुल भी नहीं बचती हैं। अब डिफरेंट जो फूड हैं हमारे, उनके ऊपर हम जो रेडिएशन डोज डालते हैं हमने उनको क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज में, लो डोज, मीडियम डोज एंड हाई डोज। लो डोज जो है वो कितनी है, that is less than 1 kilogram, medium dose 1 to 10 kilogram and high dose is greater than 10 kilogram. तो बच्चों लो डेज अगर हम लो डोजेस दे रहे हैं तो वो कहाँ यूज़ होती है, स्प्राउट इनिबिशन इन बल्ब्स एंड ट्यूबर्स। जितने भी बल्ब्स और ट्यूबर्स की चीज़ें हैं उनमें स्प्राउट इनिबिशन जो है, स्प्राउट्स बहुत जल्दी उग जाता है, आलू है, प्याज है, तो उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसका जो है हम उसको इरेडिएशन दे देते हैं, गामा इरेडिएशन, उससे जो है उनमें स्प्राउट्स जो है वो नहीं होते हैं। दूसरी उसमें जो है वो कलर भी जो है शुगर का, जैसे हम पोटैटो की बात करें तो उसमें जो है जो चिप्स वगैरह बनती हैं आलू से, उनके कलर भी उसमें चेंज नहीं होते हैं। कन्वेंशनल मेथड है कि हम उसको वेरी लो टेम्परेचर पे कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं, पर उससे उसमें क्या है पोटैटो की स्वीटनिंग हो जाती है, और उस स्वीटनिंग की वजह से जो चिप्स बनते हैं वो बहुत डार्क कलर्स के हो जाते हैं, तो इस चीज़ से भी हम उसको फ्री कर सकते हैं। मीडियम डोज एप्लीकेशंस, उसमें हम मीट और जो मीट प्रोडक्ट्स हैं इंक्लूडिंग द पोल्ट्री, उनकी शेल्फ लाइफ सिर्फ 1 वीक होती है एट 0 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड, पर उसको हम 4 वीक्स तक जो है बढ़ा सकते हैं अगर हम डोज ऑफ 2 to 5 किलोग्राम उसमें डाल दें, जो कि इनएक्टिवेट कर देगा स्पॉइलिश बैक्टीरिया को।
तो इस तरह से रेडिएशन ट्रीटमेंट हैज़ बीन एम्प्लॉयड टू इनहेंस द शेल्फ लाइफ ऑफ इंटरमीडिएट मॉइस्चर मीट प्रोडक्ट्स। और हाई डोज एप्लीकेशन हम मेनली स्पाइसेस में यूज़ करते हैं, क्योंकि स्पाइसेस जो हैं वो पूरे साल हमको यूज़ करने पड़ते हैं और उनमें जो है कंटामिनेशन विद इंसेक्ट एग्स एंड माइक्रोबियल पैथोजेंस बहुत जल्दी हो जाता है और बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा जो है इस प्रॉब्लम को फेस करता है, तो वो क्या कर देता है, उन मसालों को जो है पीस के वो बेचना शुरू कर देता है, जिससे कि आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स माइक्रोब्स की खाने में हो सकती हैं। तो इसको हम अवॉइड करने के लिए स्पाइसेस को क्या कर देते हैं, हम इरेडिएशन कर देते हैं, जिससे कि उनके अंदर जो माइक्रोबियल इन्फेक्शंस वगैरह हैं उससे वो बच सकते हैं। अ डोज ऑफ 10 किलो ग्रे brings about near sterility or commercial sterility while retaining the natural characteristics of spices। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि हम डिफरेंट रेडियो आइसोटोप से किस तरह से अपनी जो एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम निजात पा सकते हैं और अपनी जो यील्ड है, हर तरह से क्वालिटी है, क्वांटिटी है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू।